आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तो जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, राजनीतिक दलों के दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यह स्पष्ट हो जाएगा कब, कहां और कितने चरणों में चुनाव होने हैं। और आज हर एक चुनाव की जो प्रॉपर डिटेल है वो 3 बजे इलेक्शन कमीशन साझा कर देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो बिल्कुल बच चुका है, सियासी दलों ने बिसाते तो बिछाने शुरू कर दी हैं, योजनाओं शिलान्यास की जो फीते हैं, रिबन है, वो भी कट रहे हैं। और आज जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाएगा तो आज ही पूरे देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। कड़े कायदे कानून का पालन अब हर एक राजनीतिक दल को करना पड़ेगा। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी लगातार फीते काट रही थी, कार्यक्रमों को शिलान्यास कर रही थी, लोकार्पण कर रही थी, लेकिन अब इन सब पे पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग जाएगा। और साथ ही साथ आचार संहिता का पालन भी आज से हर एक पार्टी और हर एक नेता को करना अनिवार्य हो जाएगा। तो चुनावी दंगल का आज शंखनाद होने वाला है। 3 बजे का वो समय होगा जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुए थे। 10 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया था। तकरीबन 40 से 45 मिनट का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो चली थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब तारीखों का ऐलान किया गया तो 40 से 45 दिन का गैप भी देखने को मिला। जहां 2019 में जो पहला चरण था वो 11 अप्रैल को हुआ था, और अगर हम आखिरी चरण की बात करें तो 19 मई को आखिरी चरण का मतदान हुआ और जो नतीजे आए थे वो 23 मई को आए थे। और 2024 का चुनाव बड़ा चुनाव है। बीजेपी जीत के हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो विपक्षी दल बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब कौन बाजी मारेगा, कौन किस पर हावी होगा, ये तो नतीजों पर निर्भर करता है, लेकिन आज फिलहाल तारीखों का ऐलान होना है। रुक करेंगे अभिनव का, जो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बहुत कम समय और बाकी है जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और कितना इंतजार करना होगा? जी मुस्कान, बिल्कुल देखिए 1 घंटे से भी कम का वक्त बचता है जब जो इलेक्शन कमीशन है वो सामने आके चुनावी तारीखों की घोषणा करेगा। लोकसभा चुनाव की इस समय कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी। आपको बता दें कि जो देश भर में चुनाव होना है वो 7 चरणों में हो सकता है और तीसरे या चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान संभावित है। इसके अलावा आप अगर गौर करें तो अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में और 1-2 अन्य राज्यों में भी जून में जो है वो कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो कुछ विधानसभा चुनावों की भी घोषणा संभव है। बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लंबे समय से इसकी सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी राजनीतिक दल इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो जनता है जिसने 5 साल में मन बनाया है, क्या उसे किसको वोट देना है, तो अगर उसे सत्ता को रिपीट करना है तो वो सत्ता को रिपीट करने का पहले से मन बना चुकी है। अगर कोई नौजवान रोजगार, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेके जो लोग हैं वो अपना निर्णय बना लेते हैं मतदान से पहले ही, तो ऐसे में जो पब्लिक है वो पूरी तरह से तैयार बैठी है और सबकी जो इंतजार है वो बस दोपहर 3 बजे का है, जब इलेक्शन कमीशन जो है वो सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेगा और इसी के साथ आचार संहिता जो है वो पूरे देश में लग जाएगी। बिल्कुल, देखिए अभिनव, अभी हम लगातार ये भी जिक्र कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही जम्मू कश्मीर भी वो राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराया जा सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो जाने चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा बात करें तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी जो कार्यकाल है वो जून में खत्म हो रहा है और जो केंद्र सरकार का कार्यकाल है वो 16 जून को कुछ समाप्त हो रहा है। तो जो नियम है उसके मुताबिक 16 जून से पहले नई सरकार का गठन करना जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए अनिवार्य होता है। तो ऐसे में आज 16 मार्च है, ऐसा ही संभावना है कि आज जो है वो चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। इसके बाद जो है अप्रैल के अंत में ये जो चुनाव है ये संपन्न करा लिए जाएंगे और मई मध्य या मई अंत तक जो है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिलेगा। और जून से पहले जो है 2019 के बात की जाए तो 2019 में कुल 7 चरणों में चुनाव हुए थे। जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से 10 मार्च को तारीखों का ऐलान किया गया था तो उसके बाद तकरीबन 40 से 45 दिनों का गैप देखने को मिला था, क्योंकि पहले फेज का चुनाव 2019 में 11 अप्रैल को हुआ था। तो क्या इस बार इलेक्शन कमीशन भी 40 से 45 दिन का गैप रखेगी?
जी, बिल्कुल देखिए जो है 1 महीने से अधिक का तो जो गैप है वो राजनीतिक पार्टियों को तैयारियों के लिए चुनाव आयोग देगा ही देगा। आज देखिए 16 मार्च को घोषणा हो रही है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अप्रैल माह के अंत में 1 महीने से अधिक का समय यानी कि 45 दिन का एवरेज आप समय निकालिए तो 45 दिन के करीब का जो समय है, वो सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग दे देगा। इस दौरान वो अपनी तैयारियां पुख्ता कर लें। कई पार्टियों ने प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए हैं, कईयों का घोषित करना बाकी है। अगर आप गौर करें तो समाजवादी पार्टी ने कल भी अपनी तीसरी सूची जारी की। इसके अलावा कांग्रेस ने अब तक एक भी सूची नहीं जारी की। बीजेपी 51 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। जो बहुजन समाज पार्टी है, उसने भी उत्तर प्रदेश की 7 से 8 लोकसभा सीटों पे अपने जो प्रत्याशी हैं, उनकी घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक नहीं की। तो आज चुनाव घोषणा होने के बाद आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू हो जाएगी और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो और तेजी से जो है अपने चुनावी कार्यक्रमों में जुट जाएंगी और रैलियां, जनसभाएं हम लोगों को जगह-जगह पे देखने को मिलेंगी। बिल्कुल देखिए अभिनव, आप लगातार हर एक दलों को लेकर पैनी नजर बनाए रखते हैं, हर एक दलों की अंदर क्या चल रहा है, अंदर खाने उनके क्या खींचतान चल रही है, क्या सामंजस्य है कि नहीं, इसकी पल पल के अपडेट पहुंचाते हैं। आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या लगता है जो सभी सियासी दल है वो तैयार है अब? जी, बिल्कुल देखिए जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो तो चुनाव का बेसब्री से इंतज़ार कर ही रही थी और जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है उसने इस बार अपनी बार 400 पार का नारा दिया है। तो जो एनडीए का जो गठबंधन है ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। आप अगर पीछे गौर करें पिछले समय में जिस प्रकार से विपक्ष ने एक पूरा गठबंधन तैयार किया, इंडिया गठबंधन तैयार होता है और फिर जो इसके संयोजक होते हैं नीतीश कुमार, उनको ही बीजेपी तोड़ के अपने एनडीए में शामिल कर लेती है। बहुत कुछ सियासी घटनाक्रम बीते दिनों हो चुका है और फिर इंडिया गठबंधन में कहीं फूट की खबरें आई। ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जितना बयानबाजी थी, नोक-झोंक हुई, किसी से छिपी नहीं है। बावजूद इसके अब इन्होंने सीट बंटवारा फाइनल कर लिया, 17 सीटें कांग्रेस को दी गई। तो ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो लोकसभा चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर ही रही थी कि जितनी जल्द से जल्द चुनाव है और वो अपनी तैयारियों को लेकर जनता के बीच जाए। हालांकि जो जनता है वो इसमें सर्वोपरि होती है और सारा जो फैसला है वो जनता के हाथों में कि जनता इस बार लोकसभा चुनाव में किसको वोट देके दिल्ली की जो गद्दी है दिल्ली में उसमें विराजमान कराती है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अभिनव हर एक जो पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। पार्टियों के बाहर हलचल कैसी देखने को मिल रही है? जी, बिल्कुल देखिए जो प्रत्याशी हैं, टिकट के दावेदार हैं, वो लगातार अपने पार्टी कार्यालयों में पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जिनको जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं लोकसभा सीटों से, चाहे हम लखनऊ की बात करें या पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक जितनी सीटें, जो प्रत्याशी हैं वो अपने लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लोगों से वोट माँग रहे हैं और लोकसभा चुनाव जैसे ही आज घोषित होता है इसके बाद आदर्श आचार संहिता तुरंत लागू हो जाएगी। जितने भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगी होती हैं, जो पुलिस है उसको हटाने का काम करेंगे। डीएम, एसपी तत्काल जो है वो निरीक्षण करते हुए जायजा लेना शुरू कर देंगे और ये लोकतंत्र का जो है महापर्व माना जाता है चुनाव, चूंकि भारत देश में हमेशा समय-समय पे चुनाव होते रहते हैं और उसी क्रम में देखिए इस बार भी लोकसभा का चुनाव होना है। 23 में इसके पहले नगर निकाय के चुनाव हुए, 22 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ और एक बार फिर से जो जनता है उसके हाथ में एक बार सरकार बनाने की बारी फिर आ गई है और जनता अब अपना अमूल्य मत किसे देती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो चुनाव आयोग है वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और जो 2 नए चुनाव आयुक्त हैं सिंधु, वो इस दौरान मौजूद रहेंगे और सबकी जो अब नजरें हैं, निगाहें हैं, वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे टिकी हैं। बिल्कुल अभिनव, आपने ठीक कहा कि सबकी निगाहें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन देखिए अभिनव एक बात बहुत यहाँ पर गौर करने वाली है कि तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाते हैं, धांधली के भी आरोप विपक्षी दल लगातार लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? जी, बिल्कुल देखिए जो इलेक्शन कमीशन है उसको लेके तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आती हैं। विपक्ष की पार्टियां लगातार आरोप लगाती हैं कि जो चुनाव आयोग है वो उनकी सुन नहीं रहा है। कभी जो है मतदाता की जो लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट में आरोप लगाते हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें हमारे जो वोटर्स थे उनके नाम गायब कर दिए गए। कभी आप देखिए तो इनका आरोप होता है कि जो कहीं पे डीएम, एसपी बेईमानी कराते हैं। तमाम पार्टियां जो है वो लगातार चुनाव आयोग पे ऐसी बातें कहती हैं। एक याचिका बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में पड़ी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कल भी सुनवाई करते हुए कहा कि ईवीएम को लेके वो याचिका थी कि ईवीएम से हट के बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो तमाम ऐसी चीज हैं जिनका इलेक्शन कमीशन अभी आधे घंटे बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें अपनी बात रखेगा कि किस तरह से वोट डालनी है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो विकलांग है या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए वोट डालने के लिए क्या प्रावधान होंगे, मोबाइल से किसी ऐप के जरिए उसकी वोट होनी है
और जो अन्य इस बार कोई नए नियम अगर वोटिंग में आए हैं, चूंकि 18 डॉक्यूमेंट होते हैं, उनमें से आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट हो और वोटर लिस्ट में नाम हो, तभी आप वोट डाल सकते हैं। अब तो इसमें क्या कोई संशोधन किया गया, कोई कोई डॉक्यूमेंट बढ़ाया या घटाया गया है, ये भी जो है वो चुनाव आयोग आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगा। तो सभी की जो है निगाहें हैं वो इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से टिकी हैं। जो चुनाव आयोग है उसकी बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आज होनी है। लोकसभा चुनाव की तारीख जो है इसमें घोषित हो जाएंगी। लंबे समय से इंतजार था। इसी दौरान जो चुनाव आयुक्त हैं, एक उनका इस्तीफा आ जाता है, फिर उसके बाद 2 नए चुनाव आयुक्त की तैनाती हुई। कल ही सुबह उन्होंने जो है अपना कार्यभार ग्रहण किया, ज्वाइनिंग ली और 24 घंटे बाद यानी कि आज दोपहर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों की घोषणा कर रहे हैं। उधर जो पार्टियां हैं वो भी इसको लेके लगातार तैयार हैं, ग्राउंड में जाने के लिए तैयार हैं, लोगों को बीच जाने के तैयार हैं। और जो पार्टी आलाकमान है वो अपने प्रत्याशी लगातार चिन्हित कर रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और बस अब 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी वक्त आके चुनावी तारीखों की घोषणा कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर मेरे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अभिनव, इस खबर पर आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो चुनावी दंगल का शंखनाद आज होने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है जनता किसके साथ है, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अब हर एक पार्टियों का जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो आ चुका है। यूं तो अगर हम छात्रों की बात करें तो साल भर में 1 बार या 2 बार जिनका सेमेस्टर होता है 2 बार वो फाइनल एग्जाम देते हैं। लेकिन अब 5 सालों के इंतजार के बाद हर एक दल का एक बार फिर से फाइनल एग्जामिनेशन करीब है। आज तारीखें आने वाली हैं और तारीखों के ऐलान से पहले हर एक सियासी दलों की निगाहें अब घड़ी की ओर टिकी हुई हैं कि कब 3 बजे का कब तारीखों का ऐलान होगा। और लेकिन अटकलें हैं कि 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है ये भी 7 चरणों में होगा। 2019 का लोकसभा चुनाव भी 7 चरणों में संपन्न हुआ। अगर हम पहले चरण की बात करें तो 11 अप्रैल को पहला चरण हुआ और आखिरी जो चरण था वो 19 मई को हुआ, जिसके नतीजे 23 मई को घोषित हुए। तो ये तो 2019 की बात रही। लेकिन इस बार भी अटकलें हैं कि जनसंख्या के लिहाज से 2019 के मुकाबले इस बार जनसंख्या बढ़ी है। महिला और पुरुष के साथ ही जो थर्ड जेंडर है उनके वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है। तो इस बार अटकलें हैं कि 7 चरणों में ही चुनाव होंगे, लेकिन इस बार जो पोलिंग बूथ है वो ज्यादा बनाए जाएंगे। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान आज लगभग संभव माना जा रहा है। राजेश यादव का रुख करेंगे जो इस वक्त लाइव मेरे साथ बने हुए हैं। राजेश, देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो आज संभव है, लेकिन अटकलें और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजेश, बिल्कुल, अगर बात करें चुनाव की बात सही है कि आज 3 बजे जो है पंचायती और चुनाव आयोग आज आपको बता दें कि इस बार हमारे देश की जो पक्षता लिखी जाएगी वो 97 करोड़ लोगों के मतदाताओं के द्वारा लिखी जाएगी। और ये 97 करोड़ मतदाता हमारे देश का भविष्य का आज निर्माण करेंगे कि मतलब कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि 97 करोड़ मतदाता जो है इस बार मतदान करेंगे। और एक चीज और आपको बता दें, ठीक है राजेश, आप मुझे पूरे तरीके से ऑडिबल नहीं है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी दोबारा आपसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन देखिए, अब 3 बजे का इंतजार हो रहा है क्योंकि 2:30 बजे का समय हो चुका है और 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान संभव है क्योंकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के साथ ही कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अटकलें हैं कि आज उन तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। तो लोकसभा की 543 सीटों पर कब, कहां, कितने चरणों में वोट डाले जाएंगे आज इसका ऐलान होना है। और अटकलें हैं कि 7 फेज में वोटिंग हो सकती है। हम लगातार संभावित डेटा की बात कर रहे हैं, ये सारे संभावित डेटा है जो हमारे विश्लेषक लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 15 से 18 अप्रैल के बीच पहले फेज के लिए मतदान हो सकते हैं, जबकि आखिरी फेज में 19 मई तक वोटिंग हो सकती है और 23 मई को रिजल्ट संभव है। ये लगातार संभावित चर्चाएं हैं जो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये संभावित डेटा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन 2019 और 2014 का एक कड़ा एनालिसिस किया गया, उसके बाद ये संभावित डेटा है जिसको हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वापस राजेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए राजेश, अब आप मेरे साथ बने हुए हैं। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान राजेश आज संभव है। क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोकसभा के साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं दोनों साथ में हो?
बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल बात सही है कि लोकसभा के साथ साथ में चार विधानसभा राज्यों में चुनाव होने हैं। और आज निर्वाचन आयोग जो है वो लोकसभा के साथ साथ में 4 विधानसभाओं का भी आज ऐलान कर देगा कि चुनाव तारीखों का। और अभी 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग जो है 3 बजे फाइनल कर देगा, फाइनल मुहर लगा देगा लोकसभा के साथ साथ में 4 विधानसभा चुनाव की डेट को लेकर। जी से अगर तारीखों का ऐलान, जैसा कि लगातार खबरें आ रही हैं कि होने वाला है, आज आचार संहिता भी लग जाएगी, जनता का मूड क्या लगता है, जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है ज्यादा? क्योंकि अब आज के बाद बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा कि वो फीते काटे, शिलान्यास करे, लोकार्पण करे। बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल बात सही है कि आज के बाद जैसे ही आज चुनाव आयोग डिक्लेयर करता है, तारीख डिक्लेयर करता है, उसके बाद आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता लगने के बाद सरकार जो है किसी भी तरह की सौगातें, किसी भी तरह की योजनाएं, किसी भी तरह का जो फीता काटने का काम कर रही है वो बिल्कुल सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और उसके साथ साथ में ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है इस बार 97 करोड़ जो मतदाता है वो भाग्य विधाता बनाने वाला है। कि किसको भाग्य विधाता वो 2024 का बनाता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन 97 करोड़ जो मतदाता है वो इस बार जो है प्रधानमंत्री, देश का भाग्य विधाता चुनने वाला है। और आज जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, जैसे ही आचार संहिता लगेगी, उसी के बाद सारी जो भी योजनाएं थी, जो भी सरकार की सौगातें थी, आज के बाद वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल राजेश, आज के बाद से भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो सौगातों की बौछार कर रही थी उस पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग जाएगा। तो लेकिन एक तरफ राजेश ये भी गौर करने वाली बात होगी कि बीजेपी ने तो अपने जो तमाम कार्य हैं वो जनता के बीच लेके पहुंच चुकी है, जनता के सामने प्रेजेंट कर चुकी है बीजेपी। अब विपक्षी दलों के पास और कितना मौका बचा है? देखिए मुस्कान, अगर बात कर रहे हैं विपक्षी दलों के लिए तो बिल्कुल एक चीज आपको बता दें कि विपक्षी जो है लगातार बीजेपी के खिलाफ पलटवार करने की हमेशा कोशिश करती नजर आ रही है। दूसरी चीज, जहां पे आप लोकसभा का चुनाव है और ऐन वक्त पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम अफवाहें, मतलब तमाम बीजेपी के ऊपर जो है चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे बीएसपी हो, सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है जनता के साथ धोखा की है, लूट खसोट की है। तो बिल्कुल ठीक है, वापस आपका रुख करेंगे राजेश, लेकिन वैभव भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। वैभव, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी रैलियों के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज से आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, बीजेपी के पास यह रास्ता भी बंद हो चुका है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है इस बार के चुनाव में? जी वैभव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी मुस्कान, सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन देखिए वैभव, लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड ये एक बहुत ही बड़ा और गंभीर मसला है जिसको लगातार विपक्षी दल इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक मंच था, योजनाओं की बौछारें थी जो जनता के ऊपर की जा रही थी, लेकिन अब आज के बाद से बीजेपी के लिए ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है आगे? जैसा कि आज बताया जा रहा है कि 3 तारीख को चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव की डेट निर्धारित कर देंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के लिए बिल्कुल एक बड़ी समस्या पैदा हो सकता है, क्योंकि जितने भी विपक्षी दल हैं वो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बीजेपी इसको बार बार नकार रही है। और जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या जितने भी विपक्षी दल हैं, वो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्षी दल लगातार मुद्दे बना रहे हैं। लेकिन वैभव, चुनावी तारीखों का ऐलान अब से आधे घंटे बाद हो जाएगा, जनता कितनी तैयार है, जनता में कितना उत्साह है? देखिए जनता में उत्साह उतना ही है जितना हर साल की तरह होता है, क्योंकि जनता चुनाव। ठीक है, वैभव से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। वैभव से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन वापस राजेश का रुख करेंगे। राजेश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राजेश, देखिए चुनावी पार्टियां तो तैयार हैं, कैंडिडेट का ऐलान किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, लेकिन जनता कितनी तैयार है इस बार के आम चुनाव को लेकर?
बिल्कुल मुस्कान, आपकी बात सही है। जनता जो है बिल्कुल जनता बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक चीज है कि जनता को एजेंडे अपनाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी जो है अभी तक बिल्कुल पास साफ नजर आ रही थी, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया उसके द्वारा जो चंदे की बात आई है, तो उसको लेकर सारी पार्टियां, चाहे चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, सारी पार्टियां बीजेपी को घेरने में लगी हैं। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि जैसे अब जो है रैलियों की जोर शोर शुरू हो जाएगी। सारी पार्टियां जो है क्षेत्रों में अपनी अपनी रैलियां अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देंगी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को घेरते हुए सारी पार्टियां नजर आएंगी। तो शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत खुलकर ये प्रचार प्रसार भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हर एक राजनीतिक दलों पर लग जाएंगे। राजेश, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आचार संहिता आज लग जाएगी, तो खुलकर तो नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे कि हमेशा की तरह जो रैलियां होती हैं, सारी पार्टियां अपनी अपनी रैलियां करती है, उनका सारा रोड मैप बिल्कुल फाइनल होता है। उनकी रैलियां फाइनल होती हैं कि किस पार्टी की, किस कैंडिडेट की कितनी रैलियां होनी है, किस क्षेत्र में होनी है। सारी चीजें उनकी निर्वाचन आयोग की निगरानी में होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी रैलियां उनकी होंगी विपक्षी पार्टी होगी, तो सारी विपक्षी पार्टियां जो है बीजेपी को घेरने का काम करेंगी, क्योंकि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पे बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगे हैं और सारी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को घेरते हुए सारी पार्टियां नजर आएंगी। जिस तरह से बीजेपी ने तैयारी की थी लोकसभा चुनाव को लेकर, उस पर पलीता लगाने का काम इलेक्टोरल बॉन्ड करने वाला है। और विपक्षी पार्टियां जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर लगातार जो है हमलावर है, और चुनावी रैलियों में भी लगातार हमलावर रहेंगी। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। लगातार राजेश आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। लेकिन आज देखिए तारीखों का ऐलान होने वाला है, 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। बस अब से 25 मिनट के समय के बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 543 सीटों पर कब, कहां, कितने चरणों में मतदान होने हैं, इस पर भी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। लिस्ट जनता के सामने आ जाएगी, कितने चरणों में कहा लोकसभा चुनाव संपन्न होने हैं, कितने फेज में ये लोकसभा चुनाव होंगे, कब तारीखों का ऐलान होगा और नतीजे कब आएंगे। आज सब सवालों की स्पष्ट जानकारी, आयोग का स्पष्ट जवाब इलेक्शन कमीशन देता हुआ नजर आने वाला है। 3 बजे का समय और शेष बाकी है। और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक और बड़ा सेलिब्रिटी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुका है। अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल हो चुकी है। बीजेपी में शामिल होना मेरा सौभाग्य की बात है, अनुराधा पौडवाल ये कह रही हैं। तो लगातार जो है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तारीखों का इंतजार कर रही है, तो दूसरी तरफ लगातार एनडीए अपना कुनबा भी बढ़ा रही है। इसी बीच अनुराधा पौडवाल ये कहती हुई नजर आई है कि बीजेपी का दामन वो थाम चुकी हैं और बीजेपी में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। रिपोर्टर है दोनों। त्रिपाठी और वैभव इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वैभव का रुख करूंगी। वैभव देखिए, अब 25 मिनट का समय मेरे मुताबिक और शेष रह गया है जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना जिस तरीके से कुनबा बढ़ा रही है, अनुराधा पौडवाल भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया होगी, कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से लग रहा है बीजेपी अपना कुनबे का विस्तार कर रही है? कि अनुराधा पौडवाल जो एक काफी फेमस गायिका हैं और उनकी एक छवि बहुत ही साफ गायिका के तौर पे होती है, और जैसे कि बीजेपी की जो राजनीति है वो जाति और मंदिर मजहब पे ज्यादातर उनकी राजनीति होती है। और जो अनुराधा पौडवाल है उनके ज्यादातर गाने जो भी हैं वो आस्था को लेकर हैं और काफी उनका नाम काफी प्रचलित नाम है। तो इसको देखते हुए ये काफी बड़ी खबर है और अनुराधा पौडवाल का बीजेपी में शामिल होना एक ये बड़ी खबर है और ये बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल, देखिए अनुराग का अब रुख करेंगे। अनुराग देखिए, इलेक्शन कमीशन तो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने पहले सभी राज्यों के दौरे किए। तैयारियां क्या है इसकी नब्ज टटोली, उसके बाद आज तारीखों का ऐलान होना तय है। 3 बजे तारीख सामने आ जाएगी। लेकिन क्या जो हमारी सियासी पार्टियां हैं वो इस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है क्या? आज ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि अभी तक पार्टियों की तरफ से पूरे कैंडिडेट की सूची भी नहीं जारी की गई है।
अनुराग, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी अनुराग से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन देखिए वैभव, अब यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या विपक्षी दल या यूं कहे कि जो सत्ता में बैठी सरकार है, चुनाव के लिए क्या वो तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से? जी देखिए, जैसा कि अभी देखा गया है कि कांग्रेस की तरफ से एक भी चुनाव प्रत्याशियों की लिस्ट सामने नहीं आई है और अभी तीन बजे डेट का ऐलान हो जाएगा और बीजेपी के भी प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ गई है और समाजवादी पार्टी की भी। तो देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की लिस्ट कब सामने आती है प्रत्याशियों की। बिल्कुल, लेकिन देखिए अब वापस रुक करूंगी, मैं अपनी टीम से जानना चाहूंगी क्या अनुराग की आवाज मुझ तक पहुंच रही है? अनुराग, क्या आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं? अनुराग, देखिए एक देश एक चुनाव की बात भी लगातार पुरजोर तरीके से चुनावी समर से पहले सुनने को मिल रही है। क्या माना जाए जिस तरीके से बीजेपी लगातार एक खाका तैयार कर रही है एक देश एक चुनाव का, क्या ये आखिरी बार हम ऐसा चुनाव देखेंगे जब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग हो रहे हों? इस बार भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि चार जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम, जो चार राज्य इसमें तरह से ट्रायल अपनाया जाएगा इस तरीके से लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ क्या विधानसभा चुनाव साथ में कराए जा सकते हैं, वो भी आज इस बार देखने को मिलेगा। साथ ही जो तैयारी जिस तरह से की है उसको लेकर के ये साफ दिखाई देता है कहीं ना कहीं आने वाला जो वक्त है वन नेशन वन इलेक्शन का होने जा रहा है, क्योंकि किस तरीके से बड़ा खर्चा होता है चुनावों में और उस खर्चे को कम से कम करने के लिए और किस तरीके से तमाम कोशिश का इंतजाम करना पड़ता है ताकि चुनाव की सुरक्षा बनाए रखी जा सके, निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से चुनाव को एक साथ कराया जाए और लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उन पर किस तरह से जो सेना है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको किस तरह लगाया जाए, को ये समर्थन जाए ताकि जो चुनाव है उसको निष्पक्ष कराया जा सके। तमाम ऐसे बूथ होते हैं जहाँ से तमाम तरह की शिकायतें आती हैं, तमाम तरह की गड़बड़ियाँ सामने आती रही हैं, उनको भी देख रहे हैं। इस चुनाव आयोग के लिए चुनौती के साथ ये भी है कि इस बार जो चुनाव है उसको किस तरह निष्पक्ष कराया जाए। बिल्कुल, देखिए वैभव, अभी इस बात की हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि चुनाव आयोग के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से नकार देना, क्योंकि लगातार विपक्षी दल यही कहते हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, ईवीएम पकड़ी जा रही है, तो सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पे बड़े आरोप लगाते हैं। लेकिन किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इस बार तैयार है? वैभव, ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि प्लीज दोनों से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाए। तो 24 की लड़ाई और कौन चढ़ेगा चढ़ाई, बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, क्योंकि आम चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल तो इंतजार कर ही रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई है केंद्र की, प्रधानमंत्री के पद की ये लड़ाई है, जिसके लिए हर एक पार्टी ने अपनी सियासी पिच तैयार कर ली है और सियासी जमीन को और मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक पार्टियों की तरफ से कैंडिडेट्स की पूरी सूची भी नहीं जारी की गई है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है, सियासी लिहाज से बहुत गंभीर क्षेत्र है और यही वजह है कि बीजेपी ने 51 कैंडिडेट जारी किए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से 31 कैंडिडेट की सूची जारी की गई है और वहीं 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, लेकिन अभी कांग्रेस ने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि कहां से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। इलेक्शन कमीशन दफ्तर पहुंचे सीसी राजीव कुमार। 97 करोड़ वोटर चुनेंगे देश की अगली सरकार, और देश की अगली सरकार कब चुनी जाएगी, कितने चरणों में चुनी जाएगी, आज उसी का ऐलान होने वाला है। कितने चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, कितने फेज में होंगे और साथ ही साथ नतीजे कब आएंगे,
आज जिसकी भी पुख्ता जानकारी इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगा। वापस वैभव का रुख करेंगे। वैभव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। वैभव देखिए, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में सीसी राजीव कुमार पहुंच चुके हैं। अब और कितना इंतजार करना होगा वैभव? वैभव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वापस वैभव से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव की रणभेरी अब से थोड़ी ही देर में बजने वाली है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार है। आज तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उन तारीखों के ऐलान से पहले पूरी तरीके से जो पार्टियां हैं वो भी तैयार हो चुकी हैं। आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो जाएगी। इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा हर एक पार्टियों को। वापस वैभव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वैभव, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, चुनावी दंगल का शंखनाद और जनता किसके साथ, आज जनता तय करेगी कि उसे किसके पक्ष में जाना है। अब जनता के हाथों में है देश की सरकार को चुनना। किसे चुनती है? घड़ी की सुई लगातार आगे बढ़ रही है। 15 से 20 मिनट का समय और शेष है। चुनाव आयुक्तों के दफ्तर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तारीखों का ऐलान होने में बस अब 15 मिनट का समय और शेष रह गया है और माना जा रहा है कि पिछली बार तक 80 या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से वोट करने की सुविधा थी, जिसे 85 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही मतदान 6 से 7 चरणों में हो सकता है। जो बड़े राज्य हैं या जिन राज्यों में नक्सलवाद की समस्या है, उनमें 3 से 4 चरणों में मतदान होना संभव माना जा रहा है, जबकि छोटे राज्यों में एक ही चरण में वोटिंग होने का अनुमान है। जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होता है तो सुरक्षा बलों की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। अटकलें हैं कि जब आज आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उसके साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा सकता है। वहीं निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय को एक सूची सौंप दी है कि कितने उन्हें सुरक्षाकर्मी चाहिए ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से आगामी चुनाव संपन्न हो चुके। इस वक्त निर्वाचन आयोग की लगातार जो बैठक चल रही थी वो संपन्न हो चुकी है। सीईसी और चुनाव आयुक्त फाइनल मसौदे पर आखिरी निर्णय भी ले चुके हैं और आखिरी निर्णय के बाद अब 15 मिनट का समय तकरीबन और शेष रह गया है, जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा। वैभव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे संपर्क स्थापित हो गया। वैभव, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए वैभव, लगातार नेटवर्क ग्लिच की वजह से आपसे संपर्क टूट जा रहा था। उम्मीद है कि अब कोई ऐसा ग्लिच नहीं आएगा, क्योंकि 15 मिनट का समय और शेष रह गया है जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनावी दंगल का शंखनाद हो जाएगा, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की पूरी सूची नहीं जारी की गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि देखिए तमाम जितने भी राजनीतिक दल है, सब में किसी भी पूरी राजनीतिक दलों की सूची जारी नहीं हुई है, जितने भी प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस में तो किसी की भी अभी जारी नहीं हुई है। अभी हाल ही में हमारे संवाददाता ने उनसे बात की थी, अजय राय जी से, तो उन्होंने कहा था कि जल्द हमारी लिस्ट बनी हुई रखी है, जल्द प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, पर अभी तक उनकी किसी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। बिल्कुल, लेकिन देखिए वैभव, बीजेपी ने तो 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और समाजवादी पार्टी ने अपने 31 कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस आखिर किस बात का इंतजार कर रही है? क्योंकि आज तो इलेक्शन कमीशन भी तारीखों का ऐलान कर देगा। शायद कांग्रेस कोई रणनीति बनाना चाह रही हो, शायद ये चाह रही हो कि सारी जितने भी राजनीतिक दल हैं सारे प्रत्याशी घोषित कर दे, उसके बाद हम जातीय समीकरण या और कोई समीकरण बना के हम वहां पे अपने प्रत्याशी उतारें। बिल्कुल, समीकरण को साधने की कोशिश हर एक दल करते हैं। खैर, अगर कांग्रेस भी कर रही है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अब 15 मिनट का समय और शेष रह गया है। क्या लगता है कि इस बार की जो जनता है वो कितनी ज्यादा उत्साहित है इस चुनाव को लेकर, और इस बार के चुनाव पिछली बार के चुनाव से कैसे अलग होने वाले हैं?
जैसा कि देखिए पिछली बार चुनाव 7 चरणों में हुआ था, इस बार भी ऐसा माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी जो चुनाव होगा वो 7 चरणों में शायद हो सकता है। और जो कि जैसा कि आपने पूछा जनता में क्या है, तो जनता में काफी खुशी है, क्योंकि जो मतदान होता है इसको एक पर्व की तरह बनाया जाता है। तो जनता में भी काफी खुशी है और जनता ही सर्वे सर्वा है इस चुनाव में, वही राजा बनाएगी, जो प्रधानमंत्री वही बनाएगी। तो इसी को देखते हुए जनता में काफी खुशी का माहौल है। बिल्कुल जनता में खुशी का माहौल है, क्योंकि 5 साल के बाद अब जनता आम चुनाव के लिए अपने मत का इस्तेमाल करेगी। क्योंकि एक कहावत है वैभव, आपने भी सुनी होगी कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है, और यूपी को जीते बिना दिल्ली का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। यूपी की जनता कितनी तैयार है? अभी तक तो देश की जनता तो तैयार थी ही, लेकिन अब यूपी की जनता क्या रुझान है? जैसा कि कहा जाता है कि यूपी में 80 सीटें हैं और बिहार में 40। तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार और यूपी को जिसने जीत लिया उसने दिल्ली को जीत लिया, क्योंकि बिहार और यूपी मिला के 120 सीटें होती हैं। तो यूपी की जनता का पूरा माहौल है, वो 5 साल बाद अपना मतदान का इस्तेमाल करेगी और काफी खुशी का माहौल है यूपी की जनता में। और देखने लायक होगा कि जनता किस करवट बैठेगी और किसको प्रधानमंत्री बनाएगी। लेकिन देखिए वैभव, अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 से 2024 तक जो देश की जनसंख्या है वो बड़ी होगी, लिहाज से यूपी की जनसंख्या भी बड़ी होगी। 2019 में बीजेपी को 37.7% वोट मिले थे, जबकि अगर पूरे एनडीए की बात करें तो 45% वोट पूरे एनडीए को मिले थे। क्या लगता है इस बार जो परसेंटेज है वो बढ़ने वाला है क्या? जैसा कि देखिए एनडीए लगातार योजनाएं लागू किया है, उसने कई ऐसी योजनाएं भी लागू की थी जो डायरेक्ट जनता से जुड़ती थी। तो इस बार भी काफी जनसंख्या के देखते हुए इस बार शायद इनका वोट बैंक बढ़ेगा, वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि इनके जितने भी राजनीतिक नेता हैं, और मोदी जी ने भी अभी हाल ही में कहा था कि अब की बार 400 पार का नारा दिया हुआ है। तो इसको देखते हुए शायद इनका वोट बैंक बढ़ेगा ही। बिल्कुल, लेकिन वैभव अब की बार 400 पार और यूपी को लेके तो कहा जा रहा है कि यूपी में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतने वाली है, लेकिन क्या ये जो नारा बीजेपी बुलंद कर रही है इसको हासिल कर पाना इतना आसान होगा क्या? देखिए हासिल कर पाना तो फिलहाल तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूपी में कांटे की टक्कर देखने को सामने आएगी, क्योंकि यूपी में जो नेता प्रतिपक्ष है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है, और यहाँ यूपी में उनका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। 106 सीटें विधानसभा की इस समय समाजवादी पार्टी के पास है, और अच्छा खासा वोट बैंक उनका है, और कांग्रेस के पास भी इस समय ठीक ठाक वोट बैंक है। तो यहाँ पे यूपी में कांटे की टक्कर देखने को सामने आएगी। बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। धन्यवाद वैभव इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी समर में कौन बाजीगर होगा? 24 का चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और 15 मिनट से 10 मिनट का समय और शेष रह गया है, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कहां कब कितने चरणों में चुनाव होने हैं, बड़े राज्यों को लेकर क्या रणनीति है, और साथ जो नक्सलवादी राज्य हैं उनमें कितने चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, इस पर अब नजर पैनी रहेगी। क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, सियासी लिहाज से भी यूपी के मायने बहुत है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यूपी सबसे अहम और बड़ा राज्य हो जाता है। ऐसे में यूपी में कितने चरणों में चुनाव होने हैं ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी और बिहार इन दोनों को लेके कहावत है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यहीं से होके जाता है। अगर हम यूपी और बिहार की बात करें तो 120 सीटें सिर्फ इन्हीं दोनों राज्यों से आती है, और इन दोनों ही राज्यों में कितने चरणों में चुनाव होने हैं, कब इन दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं और साथ ही साथ नतीजे कब आएंगे, आज हर एक पुख्ता जानकारी इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने वाला है। तो ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।